चलो तो बच्चों, रेजोनेंस कल हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा रेजोनेंस हमने आपसे डिस्कस किया एलिफैटिक कंपाउंड के अंदर जो रेजोनेंस था, ठीक है, वहां पर कॉन्जुगेटिव सिस्टम से है। अगला हम जो समझते हैं, एक और कॉन्जुगेशन होता है बेटे, पाई एंड लॉन पेयर का कॉन्जुगेशन। पाई एंड लॉन पेयर कॉन्जुगेशन, अगर कहीं पे पाई और लॉन पेयर का कॉन्जुगेशन होता है तो इस इफेक्ट को हम एक्चुअली मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। और जो बाकी कॉन्जुगेशन मैंने कल डिस्कस किए थे आपसे, पाई से नेक्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज, पाई से नेक्स्ट पे नेगेटिव चार्ज, पाई से नेक्स्ट पे फ्री रेडिकल, करे थे ना, पाई से नेक्स्ट पे सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके के जो कॉन्जुगेशन थे, ये कॉन्जुगेशन हमारे रेजोनेंस के लिए थे, ठीक है तो ये भी रेजोनेंस है उसी के टाइप का, बट यहाँ पे लॉन पेयर जो होते हैं किसी एक फंक्शनल ग्रुप पे जो उससे अटैच होता है, वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड हो जाते हैं और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है रेजोनेंस के बाद डबल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में मुश्किल होता है। दैट इज वाई मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, जिससे उसकी रिएक्टिविटी या तो फास्ट हो जाती है, कम हो जाती है, वो कंडीशनली हम देखते हैं, ठीक है। देखो बेटे, इस तरह का कॉन्जुगेशन समझते हैं। जैसे बेटे मैंने माना मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है Cl, ठीक है ना। तो बेटे पाई से नेक्स्ट वाले पे देखो, पाई तो इन दोनों के बीच में पाई है ना, तो पाई से नेक्स्ट पे जो मॉलिक्यूल है उसमें लॉन पेयर है। तो ये वाले लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है तो ये वाले लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद को कॉन्जुगेट करके इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो बेटे रेजोनेंस का साइन लगा दो मैं, डबल हेडेड एरो। कंडीशन क्या बन जाएगी इसकी, CH2 पे ये वाले पूरा पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, यानी नेगेटिव चार्ज। सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड की जगह क्या बन जाएगा बेटे, डबल बॉन्ड। ये दो वाले बिल्कुल ऐसे रहेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्योंकि कॉन्जुगेशन में चले गए इसलिए क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आप देखो, आफ्टर कॉन्जुगेशन क्लोरीन जो सिंगल बॉन्डेड था वो कैसे बन गया, डबल बॉन्ड। यानी ऐसी स्थिति में क्या क्लोरीन का निकलना आसान है, क्या क्लोरीन आसानी से रिलीज हो जाएगा, तो आंसर आता नो, क्लोरीन आसानी से रिलीज नहीं होगा। मतलब ऐसे केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ठीक है बेटे। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं इसकी एप्लीकेशन। मैंने कहा आपसे CH3 CH2 Cl प्लस एक्वस NaOH, अभी मैं एज ए न्यूक्लियोफाइल ज्यादातर इसे इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसी का एक एग्जांपल आपको आ गया बाय द वे, CH2 डबल बॉन्ड CH से Cl प्लस एक्वस NaOH, ठीक है, बहुत क्लोज है ना एक दूसरे के, बस इसमें एक पाई बॉन्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा रहा है। तो यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है बेटे, क्लोरीन बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगी, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। एक्वस NaOH पर ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता ही होता है, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये वाला जो OH नेगेटिव आयन है तो ये Cl को रिप्लेस कर देगा और Cl इसकी जगह पे आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा बच्चों हमें, CH3 CH2OH प्लस NaCl, यानी कि जो क्लोरोइथेन है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन हो गई, ठीक है बेटे। अब अगर आप नीचे वाले केस में भी सेम कंडीशन लगाओगे तो यहां पर नहीं होगी, यहां पे आप क्या लिखोगे बेटे, नो रिएक्शन, मतलब यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। कारण क्या है, कारण यह है कि क्लोरीन यहाँ पे नॉर्मल क्लोरीन नहीं है। देखो क्लोरीन ही है, समझो बात को, है तो क्लोरीन ही, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे इतनी नहीं है कि ये शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को खींच सके, बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट कर सके ताकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और आगे रिएक्शन हो जाए, नहीं थी। कारण ये वाले लॉन पे इलेक्ट्रॉन जैसी कॉन्जुगेशन में आएंगे सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में मुश्किल होता है, यानी बॉन्ड पहले से स्ट्रांग हो गया। और जबकि बॉन्ड क्या होना चाहिए, वीक, पोलैरिटी आने से बॉन्ड क्या होता है, वीक। तो ऊपर आई पोलैरिटी, नीचे आया रेजोनेंस, ठीक है बच्चा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस आ गया, इसलिए क्लोरीन और कार्बन का जो बॉन्ड है इसमें क्या आ गया बेटे, इसे हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आ गया बेटे इसमें, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और जहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है,
क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो मैंने एक्सप्लेन किस बेस पर किया? मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि कॉन्जुगेशन आ गया। ठीक है बच्चा, ठीक इसी तरीके से है ना, तो आप समझेंगे। देखो बेटे बिल्कुल इसी तरीके का एग्जांपल होता है हमारा एरोमेटिक के अंदर भी। यहाँ पे कोई नई नहीं है आपके लिए। मैंने माना क्लोरीन है, यहाँ पे भी लगा हुआ ये। मैंने कहा भाई इसकी एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करो, तो नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैं लिखूंगा सामने क्या, जनरली नो रिएक्शन, अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं लगाई है तो। ठीक है ना बेटे, कभी कभी कुछ रिएक्शन में नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगी, या मैं किसी और का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराऊं तो नहीं होगा। कहने का मतलब है कि एरोमेटिक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, ऊपर वाले में हो रहा है। कारण क्या है बेटे? इसमें देखो ये वाले लॉन पर इलेक्ट्रॉन आप सभी को पता है यहाँ पे आते हैं रेजोनेंस में, और ये वाले पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे वापस क्या आ गया बेटे? ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। अब क्लोरीन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये वाले जब निकल के आ गए यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, जैसे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ना? ठीक है, तो बेटे अब आप देखो, देखो ये रहा, यहाँ दिखा रखा मैंने। अब क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो मतलब क्लोरीन का निकलना आसान हुआ कि मुश्किल? पहले से और मुश्किल हो गया। सिंगल बॉन्ड को तो आप तोड़ भी सकते थे, डबल को तोड़ना तो और भी मुश्किल हो रहा है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने की वजह से कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड पहले से स्ट्रांग हो जाएगा। पहले से स्ट्रांग हो जाएगा तो क्लोरीन का निकलना पहले से क्या हुआ? मुश्किल। अब क्योंकि क्लोरीन मुश्किल से निकलेगा, इसलिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होनी चाहिए अनटिल और अनलेस। ऐसा मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होता है। यानी यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होता है, तो वो डोनेट करके या विड्रॉ करके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करता है, जिसकी वजह से कार्बन और उसके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता है और निकलना मुश्किल होता है। इसलिए एरोमेटिक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगी। अगर कहीं कॉन्जुगेटेड लगा हुआ होगा वहां भी नहीं आएगी। तो यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पे आएगी? जहां पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी आ सकती हो वहां पे। यदि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में रेजोनेंस आ रही होगी तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगी। मींस ये रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल, फिर ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो बेटे अगला एग्जांपल देखते हैं। मैंने माना मेरे पास ये है Cl प्लस एक्वस NaOH, तो बेटे इसके अंदर तो रिएक्शन हो जाएगी ना, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। तो जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है उस कार्बन और क्लोरीन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है बेटे। तो क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये आसानी से कर देगा, क्योंकि यहाँ कोई रेजोनेंस का सीन नहीं बन रहा, यहाँ ना कोई कॉन्जुगेशन है और ना कोई मेसोमेरिक इफेक्ट डेवलप होगा फिर। तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है, यानी ये साइक्लोएल्केन है तो साइक्लोएल्केन में हो जाती है। क्या आप मेरी बात यहां से समझ पाए? इस माध्यम से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कहां पर किसका निकलना आसान होता है। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट से डाइपोल मोमेंट भी एक्सप्लेन हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट से अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है और मुझे किसी की डाइपोल मोमेंट निकालनी है तो मैं इसमें लगाऊंगा। आगे जब डाइपोल मोमेंट के नाम से मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपसे बात करूंगा, उस क्लास में केवल बात ही डाइपोल मोमेंट पर होगी, तब मैं इसको लेकर आऊंगा। डाइपोल मोमेंट का छोटा सा फंडा मैं आपको बता दूं। मुझसे अगर माना कहा जाता है, मैं माना नंबर 1 और नंबर 2, मैं ये दो ही ले लेता हूं बेटा एग्जांपल में, नंबर 1 और नंबर 2। मुझसे कहा जाता है CH3 CH2 Cl है मेरे पास, और मेरे पास है बेटे CH2 डबल बॉन्ड CH से Cl। मुझसे एक पूछा जाता है बताओ इन दोनों में से किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है या किसकी डाइपोल मोमेंट कम है। तो मुझे छोटा सा फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का पता है, डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब जब यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेटे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना, खींचने पर तो बढ़ती है, यानी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस बढ़ गई। ठीक है, अब यहाँ पर जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो डबल बॉन्ड आने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है कि घटती है? कम हो जाती है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या हुआ बेटे, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ घट गई और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेटे ए और बी में से किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगी? एक ही, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो आ गया आंसर, है ना? तो डाइपोल मोमेंट भी यहां से सॉल्व होगी। ऐसे मुझसे कहता है इसमें और इसमें किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो डेफिनेटली किसकी ज्यादा होगी? इसकी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच के बनाएगा, है ना? अगर मैं बॉन्ड लेंथ के हिसाब से बताऊं तो सिंगल बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, डबल उससे छोटा, ट्रिपल उससे छोटा। सिंगल की बॉन्ड लेंथ होती है 1.5040 सॉरी माफ करना 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये होता है बेटे 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ये होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो बेटे जब सिंगल से डबल हुआ तो बॉन्ड लेंथ घट गई, और बॉन्ड लेंथ घटने पर भी डाइपोल मोमेंट घट जाती है। तो ये डाइपोल मोमेंट भी एक्सप्लेन करेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटे, तो एक डाइपोल मोमेंट हो गई और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो रहा है कि रिएक्शन जब होगी तो मुझे ये देखना है
कि क्या पहले वाला जो ग्रुप है वो पोलैरिटी क्रिएट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, और पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है तो क्या इसका रिमूवल आसान है कि मुश्किल है। ठीक है बेटे, ये बेसिक मुझे एक नजर माननी पड़ेगी कॉन्सेप्ट वाइज में। ठीक है, क्लियर होती है ना बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए सर ये पार्शियल इसी तरह डब्ल्यू के नेटवर्क बता दो कॉन्जुगेशन फिर और भी से जगह पाए जाते हैं। सर। तो ये है बेटे कॉन्जुगेशन और इसका मीजोमेरिक इफेक्ट। अब हम आते अजनापी हैं रेजोनेंसी या मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट एक ही है, बस इन दोनों में अंतर क्या, अगर लॉन पेयर और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है तो मीजोमेरिक इफेक्ट, और यदि लॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रेडिकल पेडिकल का तो सबको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। हालांकि गंगाधरी शक्तिमान है तो मीजोमेरिक इफेक्ट को भी हम क्या कह सकते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट भी कह देते हैं। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक के अंदर। एरोमेटिक के अंदर आपके लिए जिस बच्चे ने एरोमेटिक सीख लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसके टिप्स पे हो गई। एरोमेटिक के अंदर एरोमेटिक कौन से होते हैं आप सभी को पता है भैया, कम से कम बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव है ना, वो बेंजोनॉइड होते हैं, नॉन बेंजोनॉइड भी होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि ये हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करें। हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करें मतलब इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, है ना, कम से कम इतने पाई इलेक्ट्रॉन एक बेंजीन रिंग के अंदर होने चाहिए। द मॉलिक्यूल मस्ट लाई इन प्लेन, मतलब मॉलिक्यूल प्लेन में लाई करना चाहिए ताकि उसके पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज कर सकें, क्योंकि एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमा बनती है और एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल, जो पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन से बनती है, ऐसा वैज्ञानिकों का पहले मानना था। ठीक है, अब तो बाद में और बात प्रूफ हो गई कि भाई बहुत सारे कंपाउंड ऐसे जिनमें स्मेल भी नहीं होती या बदबू होती है उनमें, लेकिन वो भी एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे बस आपको रेजोनेंस समझानी है, और मैं एरोमेटिक इन बेंजीन समझा रहा हूं बस आपको फिलहाल, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, क्योंकि एरोमेटिक तो बहुत सारे होते हैं, डेरिवेटिव भी मोनो डेरिवेटिव। ठीक है, वन फ्यूजिंग के ऊपर। चलिए तो बेटे बेंजीन की बात करें तो अल्फ्रेड बेंजीन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको सिंथेसाइज किया, उसी के नाम पे इसे बेंजीन कहते हैं। ठीक है, अल्फ्रेड बेंजीन के नाम पर ही इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं, वरना इसका कॉमन नेम फीन होता है। क्या होता है, फीन। ठीक है, जैसे मीथेन इथेन होता है वैसे फीन होता है इसका नाम। तो आपको पता है बेंजीन के अंदर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सारे एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेटेड है, वरना देख लो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है, नहीं है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है बेटे, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जैसे घूम के यहाँ आएंगे, ये घूम के यहाँ पहुंचेंगे, ये घूम के यहाँ पहुंचेंगे, इस पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होना ही बेटे क्या कहलाता है, कॉन्जुगेशन कहलाता है, और इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो बेटे ये हुआ, ये पहुंचा यहाँ, ये पहुंचा यहाँ, अब वापस जब ये डीलोकलाइज होगा तो ये वापस यहीं पहुंच जाएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं, जहां पे एक दूसरे को वो ट्रांसफर करते रहे, एक दूसरे को बदलते रहे, दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएं। ठीक है बेटे, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन के अंदर फिलहाल बेंजीन की दो स्ट्रक्चर बनी है, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2। ये बेंजीन की दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हैं, मतलब बेंजीन कैन बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को यदि मैं मिला दूं, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला देने पर मुझे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे मैं कहता हूं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस 1, ये रेजोनेंस 2, इन दोनों को मिलाने से जो बनेगी वो बनेगी रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए इसे सबसे स्टेबल समझा जाता है। देखो बेटा ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो इन पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज होने के लिए मैं इस तरह का एक सर्कल इसके अंदर दिखा देता हूं। हम में मुझ में भी यही आदत है और बहुत सारे टीचर्स में आदत होती है कि इसके अंदर हम जीरो से लगा सकते हैं, वो एक्चुअली गलत होती है। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने के लिए तरीका यही है, अब इसको बनाने में समय लगता है, जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में हम वो बना देते हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब चलिए तब हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन की। अगर आप बेंजीन के डेरिवेटिव की बात करेंगे तो बेंजीन के डेरिवेटिव पे दो तरह के ग्रुप लगे हो सकते हैं, या तो वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे सके, या वो जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले सके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उनको हम रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, उनको हम क्या भी कहते हैं बेटे, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। वो बेंजीन रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन देके डीलोकलाइजेशन को और स्टेबलाइज कर देते हैं। तो फिर ये डेफिनेटली कैसे हो जाएंगे बेटे,
रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाते हैं बेटे। जब एक पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कम हो जाएगा तो कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, रिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है भाई, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द बेंजीन रिंग ये जो डीलोकलाइज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। और मैं अभी बिल्कुल अभी बात करूंगा ऑर्थो पैरा किसे कहते हैं, ठीक है। और ये जो बेटे रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इनमें क्या होती है बेटे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, किस पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। बढ़ती कहीं नहीं है, मैं आपको बता दूं, बढ़ती कहीं नहीं है, कम हो जाती है कहां पे, ऑर्थो पैरा पे, इसलिए कंपैरेटिवली कहां पे बढ़ जाती है, मेटा पर। सो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। पता कैसे, जैसे माना मेरे पास और तुषार के पास, दोनों के पास 100 रुपए हैं, तो दोनों के पास 100 रुपए, दोनों के पास बराबर बराबर है। अब तुषार ने अपने 20 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे पास तुषार से ज्यादा हो गए, तो क्या मेरे पास तुषार से ज्यादा हुए, नहीं, दोनों के पास सेम ही तो थे, क्योंकि मैंने खर्च नहीं किए, तुषार ने कर दिए, इसलिए तुषार के मुकाबले में अब मेरे पास ज्यादा हो गए। ठीक ऐसे ही मेटा पोजीशन पे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है ना घटती है, अब उस पर कुछ नहीं होता, होता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअली डिक्रीज होती है, तो जब क्योंकि यहां पे कम हो गई तो कंपैरेटिवली फिर कहां पे इंक्रीज हो गई, मेटा पर। यानी अब इलेक्ट्रॉन रिच साइट कौन सी है इसके अंदर बेटे, मेटा, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिच साइट कौन सी है, ऑर्थो और पैरा। अब बस मुझे कोई एक ट्रिक ऐसी बता दे कोई कि जिससे मुझे ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग ग्रुप याद कैसे रखने हैं। तो मैं आपको इसके लिए एक बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूं, आप उसके माध्यम से आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग को आसानी से पहचान पाएंगे एंटायर 12th केमिस्ट्री। ठीक है, देखो आपको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप याद रखने हैं, बस 4-5 है ये इकट्ठे से। एक तो कार्बोनिल ग्रुप जिसमें भी होगा सी डबल बॉन्ड हो, जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हो, याद आ रहा है 11th में बताया था ऐसे। कार्बोनिल ग्रुप जब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है तो वो कैसे होते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, जिसमें आपका क्या आ सकता है, एल्डिहाइड आ सकता है, कीटोन आ सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकता है, इन सब में सीओ ग्रुप होता है। ठीक, एक अगर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर नाइट्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो भी ये एमिटर डायरेक्टिंग होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो देख लेना लोन पेयर भी हो सकता है, लोन पेयर हो तो फिर ये इसमें आएगा। ठीक है, अगला बेटे हमारा होता है CN, अगला होता है SO3H, और अगला होता है कोई कार्बोकटायन। बस ये आपको याद रखने। और वास्तव में मैं बताऊं तो 12th केमिस्ट्री में तो आपको केवल एक ही याद रखना है, क्या, कार्बोनिल ग्रुप वाला। हमारे यहाँ केवल कार्बोनिल ग्रुप वाला, बाकी और है ही ना। 12th की केमिस्ट्री में जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं जो बेंजीन रिंग से जुड़े हुए होंगे वो कौन कौन से होंगे, जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा बेटे, CN SO3H और CH3 पॉजिटिव। ठीक है, और एक NO2 ग्रुप भी होता है, एक NO2, एक NO2। इन सबको छोड़ के, इन सबको छोड़ के बेटे बाकी जितने तुम्हारे सिलेबस में हैं बाकी सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, जैसे हेलो एल्केन, ओ हेलो एरीन हो गया, तो हेलो एरीन में क्लोरीन आ जाएगा बेंजीन पे, फ्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे हैं, मतलब सारे के सारे हेलोजन, सारे हेलोजन बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, सारे एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। ठीक है, और सारे मतलब हाइड्रोक्साइड ग्रुप होगा बेंजीन रिंग पे, अगर ईथर होगा ये भी, अगर एस्टर होगा तो बेटा ये भी, और यदि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन है तो ये भी। ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। यहां तक बात समझ में आई बच्चों, यहां तक कोई डाउट? तो ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, और जब बेंजीन रिंग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है तो डीलोकलाइज होते समय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज होती है। वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो रिंग डीएक्टिवेटिंग होती है उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो कहां पर इंक्रीज होगी, मेटा पर। अब मुझे ये पहचानने हैं कि कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है विड्रॉइंग है, वो मैं आपको बता चुका। अब हम बात करते हैं फटाफट से ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन की और इनके इफेक्ट की रेजोनेंस में।
पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी 6 मेंबर रिंग होगी या 5 मेंबर रिंग होगी, जब रिंग में कोई होता है तो आप उसकी पहली पोजीशन कोई भी मान सकते हैं जो आपका मन करे, जब तक वो सिंगल कार्बन उस पे है। माफ करना, सिंगल कोई साइड चेन है, जब तक आप उसमें कोई भी इसमें कोई पोजीशन नहीं होती। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ये कंपाउंड है तो इसमें अभी इस समय तक कोई ऑर्थो मेटा पैरा नहीं है। अब एक कार्बन जहां जुड़ जाएगा या एक फंक्शनल ग्रुप जहां जुड़ जाएगा, मैंने माना यहां पे जुड़ेगा एक्स, तो अब भी इसमें ऑर्थो मेटा पैरा नहीं है। यानी ऑर्थो मेटा पैरा जब आती है जब एक के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा भी जुड़ा हुआ हो, जब एक के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा भी जुड़ा हुआ होगा तभी हमारी ऑर्थो पैरा पोजीशन आएंगी या मेटा पोजीशन आएंगी, अदरवाइज इसमें कोई नहीं होती। अभी तक भी कोई नहीं है, अभी तक भी मोनो डेरिवेटिव है। ठीक है, अब ये एक कहीं भी लगा हुआ हो सकता है बेटे, यहां 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 सारा जहां जहां भी चाहो वहां लगाओ, पहली पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस एक याद रखना है, आपको गिनती करनी है, जहां भी पहला हो उसी के साथ लगातार यदि दूसरा हो, कहीं भी लगातार लगा हुआ होगा 1 2 पोजीशन पे जो भी होगा लगातार वो ऑर्थो होता है। यानी 1 के रेस्पेक्ट में आपको देखना बस। और यदि 1 के साथ में 3rd पोजीशन पे लगा हुआ होगा तो ये क्या होगा बेटे, मेटा होगा। और यदि 1 के रेस्पेक्ट में 4th पोजीशन पे है तो कैसा होगा बेटे, ये पैरा होगा। बस ऐसे आपको पहचानना है। जैसे ये 1 हो गया, अगर इसके साथ में यहां पे कोई लग रहा है तो ये क्या बेटे, क्या? अगर मैंने माना एक एक्स यहां लग रहा है और इसके रिस्पेक्ट में ये एक्स यहां लग गया तो बेटा ये भी ऑर्थो ही है। ठीक है, बस आपको लगातार दो देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड ऑर्थो होता है, फर्स्ट सेकंड ऑर्थो होता है। अब हमारी आंखों को एक आदत होती है, जैसा बुक में बार बार लिखा रहता तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि जी यहां पे और यहां पे, बट ऐसा नहीं है। लगातार दो कहीं पे लगे हुए होंगे एरोमेटिक रिंग में, वो ऑर्थो होते हैं। ये भी ऑर्थो ही है बेटे, 1 और 2 ये ऑर्थो है। इज इट क्लियर? ऑर्थो के रेस्पेक्ट में कोई डाउट? चलिए अब हम बनाते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, मैंने माना कि मेरा एक कार्बन यहां पे जुड़ा हुआ है या मैं कोई फंक्शन ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में मेटा क्या हो सकता है? देखो 1 तो ये है ही, 2 3 अगर मैं यहां लगाऊंगा तो ये भी मेटा होगा, ये क्या होगा बेटे, मेटा। और यदि मैं इसके रेस्पेक्ट में उल्टी गिनती गिन लेता, जैसे ये x लग गया मेरा यहां पे, तो ये होगा 1 2 और तीसरा, अगर ये यहां पे होता तब भी ये कैसा होता है बेटे, मेटा। क्लियर होगा मेटा का? और पैरा क्या होता है, 1/4 पोजीशन होती है तो फोर्थ उसके जस्ट अपोजिट पड़ेगी। अगर यहां पे लगा हुआ होगा तो यहां पे होगा, ठीक है। और यदि यहां पे लग गया बाई द वे तो इसके जस्ट अपोजिट यहां पे हो जाएगा, वरना आप गिन लो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, किधर से भी गिन लो, समझ में आया? तो जस्ट बैक साइड में पैरा होता है, ऑर्थो मेटा और पैरा, ये डाई डेरिवेटिव में ही केस में काम करेंगे। 1 2 पोजीशन ऑर्थो, 1 3 पोजीशन मेटा और 1 4 पोजीशन पैरा होती है। यदि बच्चों 3 ग्रुप एक साथ लगे हुए हैं और सिमेट्रिकली हैं वो, तो उसको हम सिम करके बोल देते हैं, सिमेट्रिकल। ठीक है, यदि लगातार 3 ग्रुप लगे हुए हैं, सॉरी एक छोड़ के 3 ग्रुप लगे हुए हैं तो उसे सिमेट्रिकल बोलते हैं। जैसे 1 3 5 हो, 1 3 और 5 पे यदि लगा हुआ तो उसे हम बोलते हैं सिम, सिमेट्री। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास हो जाए, ये कॉमन नेमिंग में आते हैं बच्चों, आईयूपीएससी में नहीं आते। एक ये 2 हो गई तो 3rd हो गई, आए 4th और 5th, फिर ये हो गया। तो बेटे 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 पर अगर लगा हुआ है तो बेटे ये क्या बन जाता है, सिम, यानी SYM। कॉमन नेम में इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा कॉमन नेमिंग का ही एक पार्ट है और सिमेट्रिकल भी एक कॉमन नेमिंग का ही पार्ट है, कॉमन नेमिंग का ही हिस्सा है। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा क्लियर हुआ। तो चलो वापस लौट आते हैं अपने एरोमेटिक रिंग के अंदर। अब रेजोनेंस देखते हैं, रेजोनेंस तलाशते हैं और रेजोनेंस समझते हैं कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, और इसमें एक ट्रिक भी है, ट्रिक भी याद रखेंगे। हमारा काम वैसे ट्रिक से भी चल जाएगा इस साल और रेजोनेंस भी बनानी पड़ेगी, दोनों ही काम करना पड़ेगा। मैंने माना यहां पे मैंने लगा दिया OH, तो पहले ये बताओ ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के विड्रॉइंग? डोनेटिंग, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में पहले मैं पाई बॉन्ड लगा दूं यहाँ पे। अब ये बात तो पक्की है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये वाले जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे 5 इलेक्ट्रॉन हो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो वो अपने दोबारा ऑक्टेट करने के लिए ये वाले पाई बॉन्ड को बाहर निकाल देता है, जिससे कंडीशन क्या बनती है बेटे, देखो इन वाले पाई बॉन्ड के साथ कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे ही है, ये आ गए यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर चार्ज बन गया OH, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन बन गई 1 के रिस्पेक्ट में, सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बन गई बेटे, ऑर्थो पर। अब यदि ऐसी स्थिति में इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, मतलब कोई एक ऐसी स्पीशीज अटैक करती है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, तो बेटे ये नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको अपनी ओर खींच लेंगे, जिसकी वजह से ये वाला जो है बेटे ये ऑर्थो पोजीशन पे आके इसके जुड़ जाता है, इसलिए इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहते हैं। मुझे मेन बात ये समझनी है, ठीक है। अब ऑर्थो पैरा के बजाय अब हम आते हैं कि पैरा वाली कंडीशन कैसे आती है। पैरा वाली कंडीशन को समझने के लिए क्या होगा, ये वाले जो ऑर्थो पे रखे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, ऑर्थो वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन दिखाते हैं बेटे अपने बराबर वाले के साथ में, डीलोकलाइज हो जाते हैं, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे डीलोकलाइज यहाँ पे। जैसे ये यहाँ पे डीलोकलाइज होगा ये वाला निकल के आएगा इस वाले कार्बन पर, और क्या बन जाएगी कंडीशन, बोलो। देखो देखो पहले सबसे पहले ऊपर वाला लिख दो, जिसके जो अनटच है उन्हें हमेशा करना चाहिए। ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे से किसी ने टच नहीं किया, ये वाले पाई बॉन्ड निकल के इस पे आ गए, तो ये वाले लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और ये वाले बन गए बॉन्ड में। यानी जो पाई जो ये वाला है, जो लॉन पेयर है बेटे ये वाले, ये तो बदल जाएंगे बॉन्ड में, और बॉन्ड बदल जाएगा लॉन पेयर में, ये चलता रहेगा अब इसमें। तो ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई बेटे, पैरा। यानी अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक करता है तो वो पैरा पे कर सकता है, क्योंकि ऑर्थो पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और पैरा पर भी, ठीक है। ऑर्थो पैरा के मुकाबले में पैरा पे जल्दी आती है, कारण क्या कि सिमेट्रिकली है, यानी इलेक्ट्रॉन सीधे सामने को जल्दी खिंच जाते हैं, इसे कहते हैं सिमेट्री। सामने को, भाई यदि मेरे को सामने बैठा हो ऐसे तो मैं इसमें जल्दी मारूंगा कि साइड वाले में, इधर वाले में, सामने वाले में, तो ये तो हो गया ऑर्थो और सामने वाला हो गया पैरा। तो पैरा पे इसलिए कंपैरेटिवली जल्दी बन जाता है। अब वापस क्या होगा बेटा, ये वापस बन जाएगा बॉन्ड, और बॉन्ड बन जाएगा वापस चार्ज, बॉन्ड वापस बन जाएगा चार्ज। ये ऐसे ही है डबल बॉन्ड के साथ, ये बिल्कुल ऐसे ही। अब देखो बेटे यहां पर पाई बॉन्ड इस वाले ने डेवलप कर दिया, ये आ गया बन के किसमें बेटे, चार्ज। फिर वापस कौन सी पोजीशन आ गई, ऑर्थो, फिर वापस ऑर्थो आ गई ना, यानी ऑर्थो किधर के साइड भी हो ऑर्थो पे आता ही है। अब पैरा इसमें एक ही पॉसिबल है क्योंकि एक अपोजिट होता ही है, तो किसी भी एक उसमें 2 मेटा हो सकते हैं, 2 ऑर्थो हो सकते हैं, बट पैरा क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है बेटे। अब वापस जब ये आता है घूम फिर के अंदर, ये वापस वहीं चला जाता है और इनिशियल स्टेट बन जाती है। ये बात मुझे ऐसा नहीं लगता आप में से किसी भी बच्चे को नहीं पता होगी, बड़े आराम से पता होगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर सीखा क्या, सीखा ये कि अगर कोई ऊपर बेंजीन रिंग के कोई सा भी, मैंने एग्जांपल तो लिया, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा, जिसकी वजह से इस ऑर्थो पोजीशन पे, इस पैरा पोजीशन पर, इस ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अब ये बात इस बात पे डिपेंड करेगी कि दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई होंगे कि एक, वो रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। बट जो अटैकिंग रिएजेंट होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो दोनों ऑर्थो के साथ पैरा पे जुड़ता है कि एक ऑर्थो एक पैरा पे जुड़ता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट भी बनेंगे और ऐसे प्रोडक्ट भी बनेंगे जो तीनों पे होंगे। बट आपको ये बात समझ के चलनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो तीनों जगह अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों जगह अवेलेबल है, ये अटैकिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। इसका मतलब मेरे को इंपोर्टेंट में अटैकिंग रिएजेंट के नेचर भी समझनी है, और वो स्पेसिफिक है 2 3 4, ज्यादा नहीं है तुम्हारे यहाँ, 3 4 ही है बस, और 3 4 भी नहीं है, सही बताऊं तो सही मायने में 2 ही है, एक नाइट्रिक एसिड और एक ब्रोमीन वाटर, बस, इनके अलावा और तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। तो 2 को याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा हमारे लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले पे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मैं कार्बोनिल ग्रुप का एग्जांपल लेके चलता हूं, मैंने माना मेरे पास एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड के अंदर क्या होगा, ये वाले पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है।
जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके पास हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो यह बेंजीन के इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से खींचा गया? बेंजीन रिंग से, इसलिए रिंग डीएक्टिवेट होती है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्यों है ये? क्योंकि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच ले रहे हैं। तो क्या कंडीशन बन जाएगी बच्चा? देखो जी, ये तो बिल्कुल ऐसे ही, इस कार्बन में इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हाइड्रोजन को किसी ने छेड़ा नहीं, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, इस बॉन्ड के यहां आने से बेचारे को हुआ नुकसान, इसे इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई ना, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को बताता है। तो अब ये क्या करेगा? ये अपने बराबर वाले पाई बॉन्ड खींच लेगा। तो पॉजिटिव चार्ज अब कौन सी पोजीशन पर आएगा बेटे? पैरा पोजीशन पर। तो यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब किस पे घट जाएगी? पैरा पर। बाकी आप ऐसे लगा के चलो, ठीक है। ऑर्थो पे घट गई, पैरा पे घट गई। अब फिर अगली बार में फिर ऑर्थो पे घटेगी, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गए, ये वाले, ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड की जगह लेने चला गया। तो कंडीशन क्या बन गई? ये यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड सी, ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये फिर ऑर्थो पोजीशन आ गई, ये फिर ऑर्थो पोजीशन आ गई, ये वाले पाई बॉन्ड आ गए इनसाइड द रिंग, और ये जो इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हुए थे इस वाले ऑक्सीजन पे, ये वापस आ जाएंगे यहीं पे, तो वापस इनिशियल स्टेट बन जाएगी। तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता है बेटे, तो क्या होता है? ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। ऑर्थो पैरा पर क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, इसलिए बेटे मैं कह रहा हूं कि मेटा पे बढ़ गई। देखो मेटा पे हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ, मेटा पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी, यहां पे बढ़ी ना घटी, तो कंपैरेटिवली मेटा पर क्या होगा? इंक्रीज होगी। इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इसमें कहां अटैक करेगा? मेटा पर। इसलिए इसे मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं। डिसाइड कौन करेगा? ये वाला ग्रुप, क्योंकि अगर ये ग्रुप ना होकर OH हो जाए तो यही क्या बन जाएगा? ऑर्थो पैरा, और CHO हो जाए तो कैसे बन जाएगा? मेटा। यानी ये फंक्शनल ग्रुप जो ऊपर लगे रहते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा के पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, के ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा, के ऑर्थो दोनों ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा, के मेटा पे। यानी यहाँ रिएजेंट का खेल है। आपको मतलब एक बात तो आपको इसके ग्रुप को देख के समझनी है, और दूसरा रिएजेंट, ठीक है बेटे। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको करवाता हूं इसमें, यानी कि इस एरोमेटिक से मुझे क्या एप्लीकेशन मिल रही। एक तो इनकी डाइपोल मूवमेंट में निकाल सकता हूं कि डाइपोल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है बिटवीन कार्बन और फंक्शनल ग्रुप, इसलिए जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो रही है बेटे? घट रही है। डाइपोल मूवमेंट क्या हो रही है? घट रही है। दूसरा, अगर मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिगार्डिंग में भी देखूं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आसानी से नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन के बीच में और फंक्शनल ग्रुप के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से निकलना मुश्किल हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे। तो फिर क्या देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मैं आगे बिल्कुल डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, 2 दिन 3 दिन चलेंगी, तभी फिलहाल एक डेमो देख लेते हैं उसका। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्या बनेगा, लेकिन मेरी कुछ बेसिक नॉलेज होंगी जो मुझे हेल्प करेंगे। लेट अस सपोज मुझे बेटे यहां पर कह दिया क्लोरीन लगा हुआ है, तो जैसे क्लोरीन लगेगा मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कैसा ग्रुप लगा दिया जी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यानी जो इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होगा ये कहां लगाएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ठीक। अब इसके साथ में मैंने माना कि ये CH3Cl की रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, सब बच्चों ने करी हुई है 11th में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रिंट में। इसमें क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रोफाइल ही कहां पे जाके जुड़ेगा बेटे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो कहां जाएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। यानी मुझे 2 बातें समझ में आ गई। क्लोरीन क्या काम करेगा? क्लोरीन जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्लोरीन जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसे अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ेगा। ये तो काम हो गया क्लोरीन का, ठीक है। अब ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट क्या इलेक्ट्रोफाइल निकाल सकता है? फिलहाल CH3, तो मतलब ये CH3 इसके कहां जुड़ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन। हो गई रिएक्शन, ये रिएक्शन है बस। तो या तो ये याद करनी पड़ती, या अब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, किसी को भी उठाकर रख दो।
अगर मैंने OH लगा दिया बेटे, अगर मैंने OH लगा दिया फिर मैं CH3Cl के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, बोलो सेम रिएक्शन हो जाएगी। OH की नेचर कैसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे करेगा, तो इसे तैयार कर लेते हैं, पहले OH को तैयार कर लेते हैं। OH तैयार है, इसने अपनी ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी रेजोनेंस करके और पैरा पोजीशन। अब जैसे इसने बढ़ाई, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बना देगा, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो मिथाइल ग्रुप है जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे है, ये आके तुरंत इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। इसी तरह के रिएक्शन होंगे तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। अब देखो बेटे एक और केस देखते हैं। मैंने माना कि यही है, सब यही है, ठीक है, सब कुछ यही है, बट यहाँ पे ग्रुप ये Cl नहीं है इस बार ये ग्रुप Cl नहीं है बेटे। यहाँ पे मैंने माना कि ये Cl ग्रुप नहीं है, इस Cl ग्रुप की जगह पे यहाँ पे बेटे हमारा लग जाता है, मैंने माना यहाँ पे लग जाता है, क्या लगाऊं मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ CHO। तो जैसे मैं CHO लगाऊंगा यहाँ की ये वाली कहानी एकदम बदल जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह कैसे हो जाएगा, और कैसे कौन सी पोजीशन पे डायरेक्ट करने वाला हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे। यानी कि दो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे अब इस बार प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक। तो बेटे CHO तैयार हो जाएगा, कहां पोजीशन पे जोड़ने के लिए, CHO तैयार हो गया। अब यहां से बनने वाले इलेक्ट्रोफाइल तो अब भी CH3 है, देखो इसने तो पहले भी निकाला था, ये इसका काम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, चाहे कोई भी हो। अब ये डिसाइड करेगा ये कि तुझे जुड़ना कहां है, इसने मेटा पर जोड़ दिया, इसका प्रोडक्ट बन गया। आसान हो जाएंगे ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो एक दो इनके एक्सेप्शन केस है वो मैं आपको बता दूंगा, तुरंत आपके पूरे सिलेबस की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस कॉन्सेप्ट पर तैयार हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में मेरी आ गई होंगी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आई है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटे, और एक दो बार और थोड़ा सा देख लो जहां से आपको डाउट हो, ठीक है। इसके बाद ही ऐसा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी नई वीडियो भी आएंगी इस टॉपिक पे, ठीक है जी। तो इसके साथ ही मेरे को जो रेजोनेंस में भी आपको बताना था, फिलहाल वो खत्म हो गया। रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया। बेसिकली काम आएगा कार्बोकटायन या कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में, कहीं कहीं रेजोनेंस एक्सप्लेन करने में भी काम आएगा, और कहीं रिएक्शन के होने में भी काम आएगा, कभी किस केस में रिएक्शन होगी किस केस में नहीं होगी। जैसे कुछ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही थी, अगर डबल से नेक्स्ट पे लगा हुआ है तो कॉन्जुगेशन है, इसलिए वहां पे नहीं होती, ठीक है। ये बात समझ में आई बेटे, रेजोनेंस क्लियर हुआ। चलो तो रेजोनेंस के बाद में अब हम अगला इफेक्ट समझ लेते हैं बेटे, वो भी पाई बॉन्ड के थ्रू ही होता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पहले मैंने जो आपको इफेक्ट पढ़ाए हैं सारे वो पढ़ाए हैं जो सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड में यानी सिंगल बॉन्ड में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से थे बेटे, कौन कौन से थे वो जो आपने पहले पढ़े। सबसे पहले कौन सा इफेक्ट पढ़ा था आपने, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था आपने सबसे पहले। इंडक्टिव इफेक्ट के साथ में आपने पढ़े थे बॉन्ड फिशन में कार्बोकटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल, वो सब सिंगल बॉन्ड में होते हैं, ठीक है। रेजोनेंस हमेशा उसमें होगी जिसमें पाई बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है इसमें भी एसेंशियली पाई बॉन्ड होना ही चाहिए, ठीक है जी। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसमें पाया जाता है, उन मॉलिक्यूल में पाया जाता है जिनमें एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में एक बात देख लो बेटे, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, लेकिन ट्रांसफर ऐसे नहीं होता, अपनी मर्जी से नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसकी खास बात ये है कि जैसे तुम कमरे में खेलते हुए बैठे हुए खेल लो पबजी, तो तुम किताब कब खोलोगे, जैसे तुम्हारे अंदर कोई अटैक करेगा, मतलब पापा। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। पाई बॉन्ड जो होते हैं दो एटम के बीच में, वो किसी एक की तरफ को ट्रांसफर हो जाते हैं, किसी एक की तरफ को ट्रांसफर होते हैं। किसकी ओर को ट्रांसफर होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं उसकी ओर को जिसकी ओर को